हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हसू में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपीएससी के लिए आप शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें। उम्मीद करता हूं कि पिछले जितने भी सेशन आए हैं आप लोगों को पसंद आए होंगे। आप लोगों का लाइक और कमेंट्स देख के लगता है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं और हेल्पफुल हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। यह टॉपिक लेके आने का मेरा मोटिव यह था कि काफी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा था कई दिनों से कि सर नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आप सबको पता है यूपीएससी का जो सिलेबस है बहुत ज्यादा लेंदी है, उससे सॉर्ट कैसे करना है, नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, सारी चीजें आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर साथ ही साथ कॉमेंट्स जरूर किया करिए वीडियो पर। ठीक, चलिए बात करते हैं आज के लेक्चर के बारे में। सबसे पहली चीज है कि यूपीएससी के लिए नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि नोट्स जरूरी क्यों है। ठीक, उसके लिए हम लोगों को यह देखना पड़ेगा, जैसे आप लोगों के पास बहुत सारी बुकें होंगी यूपीएससी के लिए, क्या आपको लगता है कि एग्जाम के पहले आप उसे पूरा रिवाइज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक, इसके लिए हमें एक शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप लोग कहीं कोचिंग किए हैं तो वहां से आपको आइडिया मिला होगा। अगर आप लोग एकदम बिगिनर हैं, नए हैं, पूरी हेल्प आप लोगों को आज मिलने वाली है। बात करेंगे कि अगर हमें एग्जाम को क्रैक करना है तो जो सिलेबस है उसे छोड़े या ना छोड़े, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। रीजन ये है कि बहुत ज्यादा सिलेबस है और प्रश्न बहुत कम ही बनता है पूरे सिलेबस से। ठीक, तो उसके लिए हमें देखना क्या पड़ेगा, पिछले साल के पेपर, साथ ही साथ अपना पाठ्यक्रम, और उसके साथ ही हमें यह देखना पड़ेगा कि किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम्स में। ठीक, तो वही हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग अपना शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर रहे हैं तो उसका जो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है वो है जिस चैप्टर या टॉपिक पर आप बनाने जा रहे हैं उसे पूरा पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए कि आप पंचायती राज पढ़ रहे हैं और आपने केवल पंचायती राज की डिफिनीशन पढ़ी या उसके टाइप्स पढ़े या आगे चलकर आप लोग पेशा एक्ट पढ़े और नोट्स बनाना शुरू कर दिए। जब तक आप किसी चीज को पढ़ के समझेंगे नहीं तब तक आप नोट्स बना लेंगे, वो आपके लिए यूजफुल नहीं होने वाला है। ठीक, इस वजह से जिस टॉपिक का बनाना है पहले उसे 2 से 3 बार रीडिंग करिए। पिछले वीडियोस में देखेंगे जो मैंने शूट किया किस पे कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, तो 2 से 3 रीडिंग करिए, उसके बाद नोट्स बनाने बैठिए। साथ ही साथ पिछले साल का पेपर देखें, आप लोग वो टॉपिक बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए और उसमें देखिए कि इस टॉपिक से कैसे प्रश्न बन रहे हैं, ज्यादा हैं, कम है या फिर रेशियो में है, उस हिसाब से आपको नोट्स बनाना है। और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास सिलेबस हमेशा होना चाहिए। पाठ्यक्रम पास में होगा, टॉपिक आप पढ़ेंगे, पता चल जाएगा कि हमारे सिलेबस से है और यहां से प्रश्न बन रहा है। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले पूरा टॉपिक पढ़ना, उसके बाद पिछले साल का पेपर देखें कि यहां से, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे और जब प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ेंगे और वो चीज आप पढ़ चुके हैं तो क्या होगा कि आपके माइंड में एक बार आ जाएगा कि हाँ ये चीज मैंने अभी पढ़ा था। उसके बाद जब आप सिलेबस उठाएंगे उसमें भी रहेगा तो चीजें क्लियर होंगी। बनाना कैसे है, माइंड मैप तैयार कीजिए, फ्लो चार्ट बनाइए। काफी सारे स्टूडेंट्स के ऊपर से निकल गया होगा ये कि सर माइंड मैप क्या है, फ्लो चार्ट क्या है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। ठीक, देखिए आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें आपको क्या पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत को अगर हम लोग शुरू करें कहां से, गुलाम वंश से शुरू करें और लोधी वंश तक चले जाएं, जहां उसका खात्मा होता है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा इब्राहिम लोधी को हराया जाता है, तो क्या होगा कि आप लोग अगर कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे चीजें आपको याद नहीं होंगी, डेट नहीं याद होगी और जो शासक आए हैं उनका क्रम नहीं याद होगा। उसके लिए अगर आप लोग फ्लो चार्ट बना लेते हैं चीजें याद होंगी। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए हमें पढ़ना क्या है, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। अब इसका डायग्राम या फिर पाईग्राफ कैसे बनाएंगे आप लोग, माइंड मैप है ये, ऐसे करेंगे। ठीक, और यहां टाइम पीरियड लिख देंगे 1206 से 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। स्टार्टिंग की और लास्ट की आप लोग क्या करेंगे, डेट याद रखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कितने शासक वर्ग आए थे, कुल 5 वंश आए थे। कैसे लिखना है उन्हें, सबसे ऊपर आप लोग यहां किसे लिखेंगे, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश है जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक, इसका टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं 1206 से लेकर 1290 तक। ठीक, अगर गुलाम वंश खत्म होगा उसके बाद आता है क्या, खिलजी वंश। कौन सा,
खिलजी वंश, ऐसे करके लिखेंगे इसके चारों तरफ। खिलजी वंश हो गया। थर्ड पे आपका कौन सा आ जाता है? तुगलक वंश, ऐसे लिखेंगे तुगलक वंश। उसके बाद कौन सा आता है? सैयद वंश। ठीक, सैयद वंश। ये क्या बन रहा है आपका? माइंड मैप बन रहा है। ऐसे लिख के याद करेंगे तो चीजें आपके माइंड में बनी रहेंगी। ठीक, दिल्ली सल्तनत हुआ, सबसे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। पांचवा वंश बच रहा है जो लास्ट था, वो कौन सा है? लोधी वंश। ठीक, टाइम कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, सबका टाइम पीरियड भी आप लोग इसके नीचे लिखेंगे। और जितने शासक आए हैं ऐसे करिए, ऊपर बढ़ाइए, नीचे करिए। इसमें कुल 11 शासक आए थे, सबका नाम लिखिए, 4, 5, 6 जैसे जैसे आए हैं। इसको नीचे करिए, यहाँ शासकों के नाम, उनका टाइम पीरियड, यहाँ के शासकों का नाम, उनका टाइम पीरियड, यहाँ के शासकों का नाम, उनका टाइम पीरियड, और यहाँ के शासकों का नाम, उनका टाइम पीरियड। और सबको क्या करिए? कम से कम 3 कलर की पेन यूज करिए, ऐसे गोले में पैक करिए। ठीक, ये आपका क्या बन रहा है? माइंड मैप बन रहा है और फ्लो चार्ट बन रहा है। और उसके बाद जैसे ही गोला करेंगे एक दूसरे से जोड़ दीजिए और इसकी नंबरिंग कर दीजिए। पहले पर ये आया, दूसरे पर ये आया, तीसरे पर ये आया, फोर्थ पे ये आया और 5वें पर ये आया। अगर आप लोग दिल्ली सल्तनत की ये चीज पढ़ना चाहेंगे लिख के, तो मैं गारंटी लेता हूं कम से कम आपका 2 पेज जाने वाला है। इस तरह से अगर आप लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे, आपके माइंड में भी रहेगा कि हाँ मैंने ऊपर किसे लिखा था? गुलाम वंश को। इसका मतलब है पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद उधर मैंने खिलजी वंश लिखा, उसके बाद तुगलक वंश लिखा, फिर उसके बाद सैयद वंश, फिर लोधी वंश। ठीक, तो इस तरह से चीजें याद करेंगे। याद करने का तरीका है, इसे कहते हैं फ्लो चार्ट और माइंड मैपिंग। ये आपके माइंड में भी हमेशा बना रहेगा। ठीक, ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स का मतलब ही है किताबों में सब चीज लिखी है, आपको वो लिखना है जिससे आपको मतलब है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। माइंड मैप फ्लो चार्ट हो गया, आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी इससे। ठीक, इसी तरह से बनाना है। अब ये मैंने क्या लिख रखा है? 90:10 का प्रयोग करें। अब ये भी समझ में नहीं आएगा ये क्या है। चलिए, अब मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल इसी में दूंगा, इसी का यूज करूंगा हर जगह। दिल्ली सल्तनत 90:10, इसका मतलब क्या है? ये जो 90 है ना, ये आपका कनेक्टिंग वर्ड है। क्या? कनेक्टिंग वर्ड है। ठीक, और ये जो आपका 10 है, 10% आपका है मेन वर्ड। मेन वर्ड। अब समझेंगे बहुत ध्यान से, नोट्स कैसे बनाना है आपको, चीजें कैसे याद होगी, बुक की तरह नहीं बनाना है। कनेक्टिंग वर्ड का आशय हुआ कि जो मेन वर्ड है उसे एक दूसरे से जोड़ता है। इसमें आपको ये नहीं देखना है, ये देखना है। इंपॉर्टेंट ये है मेन वर्ड, आपको मेन वर्ड लिखना है, बस ये नहीं लिखना है। अब कहेंगे सर ये क्या है, हवा नहीं लग रही है हमें, क्या बता रहे हो आप, सब गड़बड़ लग रहा है। कुछ गड़बड़ नहीं है। देखिए, आपको अगर याद करना है दिल्ली सल्तनत का क्या, दिल्ली सल्तनत के प्रश्न बन रहा है, आपको नोट्स बनाना है कि दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कब से कब तक था। 2 चीज पकड़ेंगे। क्या? मैं रफ करता हूं थोड़ा, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, समझ में आएगा। देखिए क्या मैंने बोला, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कब से कब था। क्या लिखेंगे पहले? दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कब से कब तक था। ये जो वर्ड हुए आपके ना, ये आपके कनेक्टिंग वर्ड है, और ये जो है ये आपका मेन वर्ड है। और इसके बाद आया क्या? समय, टाइम पीरियड। ये आपका क्या है? मेन वर्ड है। इन दोनों को पकड़िए। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड लिखिए 1206 से 1526 तक। इसके आगे लिख दीजिए समय। अब नोट्स बनाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स है पूरा लिखते हैं। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कब से कब तक था, उसके बाद लिखेंगे उत्तर 1206 से 1526। ये है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, आपको अपना टाइम बचाना है। नोट्स इसीलिए बनाया जाता है। किताबों में ये सारी चीजें लिखी हैं, आप बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है, यूपीएससी आपसे डिमांड क्या कर रही है, वो आपको टाइम नहीं देती है, ना इतनी लेंथी चीजें वो पसंद करती है। आप मेंस में लिखने जाएंगे ना, तो आपको वही वर्ड लिखना पड़ेगा जो उसकी डिमांड है, जो उत्तर आपसे लेना चाह रहा है, वो प्रश्न में जो पूछा गया है। ये जरूरी नहीं कि आप पूरी कहानी लिखो। ठीक, ये हुआ आपका क्या, 90:10 का प्रयोग करें। समझ में आई चीज? आई होप समझ गए होंगे। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो मैं अभी बताया हूं काफी सारे लोगों के तो समझ में नहीं आया होगा। अब भी मैं कह सकता हूं, क्यों? क्योंकि पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक, ध्यान से देखेंगे वीडियो तभी समझ में आएगा।
अब आते हैं कि सर पॉइंट में लिखें या पैराग्राफ में लिखें। सिंपल वे में समझिए, आपको नोट्स बनाना है यूपीएससी के लिए, टाइम कम मिलता है रिवीजन करने के लिए। नोट्स क्या होता है? सिर्फ रिवीजन करने के लिए। एक बात बताइए, पैराग्राफ में अगर आप लोग लिखेंगे, मान लीजिए पूछ लिया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी तथा भीमराव अंबेडकर का योगदान क्या था। अगर आप मेंस में आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं तब तो आप पैराग्राफ शुरू करिए, पहले में गांधी जी के बारे में लिखिए, फिर पैराग्राफ चेंज करिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में लिख दीजिए। ठीक, ये स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के क्या थे? प्रमुख थे, और ये दलित वर्ग को, जो दबे कुचले लोग थे, उन्हें ऊपर उठाए थे। तो इस तरह से आप मेंस में लिख सकते हैं। लेकिन जब आप नोट्स बनाएंगे तो क्या करेंगे? यहां से पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट लिखते हुए जाएंगे, ऐसे कर करके, ऐसे 1 2 3 4, सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट चीजें लिखेंगे, उन्होंने जो बड़ा कार्य किया है। ठीक, ये नहीं कि उनके बारे में पूरी स्टोरी लिखनी है आपको। तो मैं जो कहूंगा आप लोगों को, अगर बात मेरी माननी हो तो नोट्स हमेशा पॉइंट बना के लिखें। ये आपको क्या करेगा? आपका टाइम भी बचाएगा, साथ ही साथ रिवाइज करने में आप लोगों को हेल्प करेगा। पैराग्राफ का बिल्कुल प्रयोग ना करें। पैराग्राफ अगर पढ़ने के शौकीन है, नोवेल ले लीजिए, कोई किसी अच्छे राइटर की कोई बुक ले लीजिए, हल्दी घाटी का युद्ध लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ते रहिए। लेकिन अगर यूपीएससी क्रैक करना है तो आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क वो होता है जो आप सबसे आगे निकल के करते हैं। ठीक, ये हुआ आपका कि नोट्स कैसे बनाना है, पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कोशिश करिए कम से कम शब्दों का प्रयोग करें। आइए अब आते हैं इस पार्ट पे। 7 पॉइंट समझ आया आपको? चलिए बात करते हैं 8वें पॉइंट। आप लोगों ने समझा कि नोट्स बनाना कैसे है। अब आता है कि सर उसके सोर्सेस क्या होने चाहिए। सोर्सेस सबसे बड़ी चीज है, कोई एक वैलिड बुक लीजिए, मतलब ऐसी बुक प्रेफर करिए जिससे प्रश्न बनते हैं। जैसे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, एम लक्ष्मीकांत की बुक लीजिए। आपको अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना है, रमेश सिंह की बुक लीजिए। मैं स्पेशली नहीं कर रहा हूं, जो आपको पढ़ने में सही लगे। क्या होता है कि हर बुक में वही फैक्ट होता है, बट सबका अपना अपना प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। ठीक, वैलिड बुक के साथ साथ आपको एनसीईआरटी का नोट्स भी बनाना है। एनसीईआरटी आपको फैक्ट देगा, और वैलिड बुक, स्टैंडर्ड बुक जिसे हम लोग बोलते हैं, वो आपको थ्योरी प्रदान करेगी, सिद्धांत देगी। ठीक, और ये आपको क्या देगा? तथ्य देगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं। एक तरह से अगर हम लोग देखें कि एनसीईआरटी का मैंने बताया था आप लोगों को, जो लोग नए हो कल का वीडियो जरूर देख लेंगे। और आज का जो वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस की लिंक मैं दूंगा जो स्ट्रेटेजी के लिए मैंने बताया है। ठीक, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है फैक्ट क्लियर करने के लिए, और स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है आपको थ्योरी क्लियर करने के लिए। ठीक, तो दोनों को मिक्स करिए, सिलेबस पास में रखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर रखिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। करना आपको खुद ही है, मैं कोचिंग के लिए आप लोगों को इसीलिए नहीं बोलता। घर पे रह के पढ़िए, खुद से नोट्स बनाइए, खुद से लिखिए, बार बार लिखेंगे उससे रिवाइज होगा आपका और चीजें आपको याद होंगी। ठीक, अब बात करेंगे कि टॉपिक से संबंधित विषय बाहर से भी पढ़ें। बहुत सारे आप लोगों को ये पढ़ने वाले जो क्या कहते हैं उन्हें, आप लोग जो काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, मठाधीश, वो लोग क्या कहते हैं, अरे कुछ भी हो जाए बाहर की चीजें मत पढ़ना। अरे यार, महात्मा गांधी के बारे में अगर हमें पढ़ना है, और मैं मान लीजिए कि किस बुक से पढ़ रहा हूं, हिस्ट्री की कोई बुक उठा लीजिए, सतीश चंद्रा की बुक से मैं पढ़ रहा हूं महात्मा गांधी के बारे में, लेकिन अगर उनके बारे में बढ़िया फैक्ट किसी और बुक में दिया है तो हम उससे पढ़ लेंगे। पढ़ना तो उन्हीं के बारे में है, लेकिन लिमिट में। मैं ये कहूंगा कि आप लोग अपनी बुक से बाहर जाइए, जो टॉपिक है अगर मिल रहा है तो उसे पढ़िए, लेकिन लिमिट में रहिए। जरूरी नहीं कि बाहर की ही चीजें पढ़ते रहिए। इसलिए 9वां पॉइंट मैंने ये बना रखा है कि टॉपिक से संबंधित विषय बाहर से भी आप लोग पढ़ और लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब मेन पॉइंट आता है, सुंदर की बजाय तथ्यात्मक लिखें। ये क्या है मैं बताता हूं। देखिए मेरे पास कितने मार्कर हैं? 3 मार्कर हैं, है ना। क्या करूंगा मैं? पहले इससे लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं ब्लू का यूज करूंगा, फिर उसके बाद में रेड का यूज करूंगा। इससे क्या होगा कि हमारा नोट्स बहुत आकर्षक लगेगा। बहुत सारे महानुभावों का वीडियो मैं देखा हूं, वो लोग कहते हैं नोट्स जितना आकर्षक बनाओगे उतना पढ़ने का मन करेगा। भाई अगर यूपीएससी क्रैक करना है तो आपको फैक्ट पढ़ना है, ना तो सुंदरता देखनी है। अब ये कह दीजिए कि बुक हमारी ब्लैक एंड व्हाइट है, सर हम पढ़ेंगे ही नहीं, वो तो हमें अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती भाई? अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो वो बुक पढ़नी पड़ेगी ना। तो आकर्षक के बजाय आप लोग तथ्यात्मक लिखिए, उसमें फैक्ट लिखने का प्रयास करिए। ज्यादा उससे सुंदरीकरण या आर्ट दिखाने की कोशिश मत करिए, उसे कोई आपके अलावा देखने वाला नहीं है।
आप ही पढ़ोगे उसे, और आपको पढ़ने के लिए इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसे आएगा? जब उसके बारे में आप पढ़ेंगे। आकर्षक बनाने से कुछ नहीं होगा कि 4 कलर की पेन यूज कर लिया, अब मेरा मन करेगा पढ़ने का। 4 कलर की पेन यूज करिए, दबा के खाना खाइए, सो जाइए, क्या दिक्कत है? ठीक। उसके बाद किसी और के नोट्स ना लें, सबसे बड़ी चीज है। काफी लोग क्या करते हैं, देखिए मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। काफी लोग ऐसे होते हैं, देखे कि अरे रिजल्ट आया, पहले नंबर पे कौन आया, ऑल इंडिया टॉप कर दिया किसी ने, अब उसके नोट्स के बारे में पढ़ गए सब लोग, मार्केट में पहुंच गए, उसका नोट्स खरीदे, बिकता भी है बहुत सारे लोग खरीदने वाले। मैं तो नहीं प्रेफर करता कि आप किसी की नोट्स लेके पढ़ें। रीजन बताऊं, चलिए एग्जांपल देता हूं। कोई बंदा यूपीएससी टॉप कर रहा है, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट ला रहा है, ठीक, समझेंगे। उसकी स्ट्रेटेजी जो है, क्या पता आपकी ना हो। उसको पढ़ना है क्या, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। चलिए यही सबसे बढ़िया एग्जांपल है। कंपनी का शासन कब से शुरू होता है? कंपनी का शासन कब से शुरू होता है? 1773 से कहां तक चलता है? 1858 तक। जब 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद ताज का शासन आ जाता है। अब वो जो बंदा था, उसका जो बैकग्राउंड था वो था आर्ट, उसने बीएमए कर रखा था हिस्ट्री से, हिस्ट्री उसका ऑप्शनल था, और बंदे ने क्या किया कि ये पढ़ा ही नहीं। नोट्स वो बोला कि मुझे तो सारा मुंह जबानी याद है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, उसे तो याद है। वो बंदा नहीं लिखा, उसे याद है, गया एग्जाम दिया, निकल गया। अब आप क्या किए कि इसका नोट्स ले लिए, नोट्स लेके आप पढ़ने लगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भारत में कंपनी का भी शासन चला था। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप क्या करोगे, आप ताज के शासन से शुरू कर दोगे, 1857 की क्रांति के बाद से। ये होता है फर्क। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जहां से प्रश्न बनता है, और जो टॉपर्स होते हैं वो नहीं लिखते क्योंकि उन्हें याद होती हैं चीजें। इसलिए आप किसी का नोट्स मत प्रेफर करिए, जहां तक मेरी राय है। अपना नोट्स बनाइए, हार्डवर्क करिए, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क करिए, चीजें बार बार लिखिए, आपकी हैंड राइटिंग सही होगी। कोई भी चीज याद करनी है, पहले उसको 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़ के अंडरलाइन करिए और तुरंत उसका नोट्स बनाइए। अगर आप 10 पेज पढ़ेंगे और उसे अगर 2 पेज में आप लोग नोट्स बना लिए तो आप बहादुर हैं, क्योंकि यूपीएससी यही मांगता है, 10 पेज की चीजें 2 पेज में। आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करना है। स्ट्रेटजी बताना मेरा काम, करना आपका। मैं घर पे आके तो आपकी नोट्स बनाऊंगा नहीं। आप लोगों ने डिमांड की, मैंने प्रोवाइड किया, जितना मुझे सही लगा कि अगर ये रूल आप लोग फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका नोट्स किसी से भी कम होने वाला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी तरह की वीडियो आप लोगों को चाहिए तो जैसे डेली करते हैं, कमेंट्स करिए लास्ट में और बताइए कि अब किस टॉपिक पर चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो लाऊं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।